स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। मैं आपको बता दूं, पिछले 9 साल में पहली बार ऐसा होगा कि भारत का कोई विदेश मंत्री पाकिस्तान जाए और एस जयशंकर साहब इसी महीने पाकिस्तान जाने वाले हैं। ये भारत ने कंफर्म किया है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि जिस प्रकार से भारत पर आतंकवादी हमला कराया गया है पाकिस्तान की तरफ से, चाहे वो पुलवामा हो गया, चाहे वो पठानकोट हो गया, इसकी वजह से दोनों देश के रिलेशंस में काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है। और जब से भारत ने आर्टिकल 370 हटाया है तो यहाँ पर भारत और पाकिस्तान में लगभग जो बातचीत है वो ख़त्म हो चुकी है। और इसी की वजह से ये जो विजिट है एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट माना जा रहा है। ये खबर आप देख सकते हो, जयशंकर टू ट्रैवल टू पाकिस्तान फॉर SCO मीटिंग, फर्स्ट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर विजिट सिंस सुषमा 9 years अगो। और इसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे, अभी करंट परिस्थिति क्या है, क्यों ये इतना मायने रखता है, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग अभी भी 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी IQ का फास्ट ट्रैक बैच, मतलब एक ऐसा बैच जिसमें आपका मॉर्निंग और इवनिंग दोनों समय क्लासेस होगा, ताकि आपका जल्द से जल्द पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराया जाए, तो आप इसको ले सकते हैं। और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस महीने पाकिस्तान जाएंगे। अब डिपेंड करेगा क्या वो 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर दोनों दिन रहते हैं या फिर सिर्फ 16 अक्टूबर को जाकर वो वापस लौट जाएंगे। और वो जाएंगे इस्लामाबाद। क्यों? क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है। आपको पता ही होगा, जब हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो एक्चुअली इसको बनाया गया था 2001 में, लेकिन उसके पहले भी अगर आप देखोगे तो इसको शंघाई 5 बोला जाता। तो 1990s में इसका जन्म होता है और तब से लेकर इसमें बहुत सारे मेंबर्स ऐड होते गए। और स्पेशली कुछ साल पहले आपको याद होगा, भारत और पाकिस्तान दोनों को एक साथ ऐड किया गया था। और लास्ट ईयर जब भारत के पास इसकी प्रेसिडेंटशिप थी तब ईरान को भी इसके अंदर एंटर कराया गया। तो यहाँ पर क्या है कि इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बीजिंग, चाइना के अंदर। ध्यान रखिएगा, ये जो SCO है ये एक म्यूचुअल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। तो सिक्योरिटी वगैरह से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। तो क्या है कि यहाँ पर इस बार का जो चेयरमैनशिप है SCO का, वो यहाँ पर पाकिस्तान के पास है, जैसे पिछले साल भारत के पास रहा था। और इसी के कैपेसिटी में पाकिस्तान को यहाँ पर जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट की मीटिंग है वो बुलानी है, और वो होने वाला है 15 और 16 अक्टूबर को। जाहिर सी बात है PM मोदी इस समय जा नहीं सकते और जाना भी नहीं चाहिए, जिस तरह के आपको पता ही है रिलेशंस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, उनको वहाँ पर भेजा जा रहा है। और इसीलिए ये काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि एक हाई लेवल की जो पूरी टीम है वो भारत से पाकिस्तान जाएगी। अब बताया जा रहा है कि वहाँ पर इस मीटिंग में जो कई सारे मुद्दे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रिलेटेड हो, इकोनॉमी हो, सोशो कल्चरल हो गया, ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन हो गया, इन सब के बारे में बातचीत होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमारे लिए जानना जरूरी है कि ये विजिट इतना मायने क्यों रखता है। देखो, एक तो मैं आपको बता रहा था कि पिछले 9 साल में एक भी बार भारत की तरफ से विदेश मंत्री पाकिस्तान नहीं गए। लास्ट टाइम मैं आपको बता दूं 8 और 9 दिसंबर को 2015 में जब सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थीं, तब वो पूरा डेलीगेशन लेकर गई थी फॉर हार्ट ऑफ एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। आपको पता ही है उस समय अफगानिस्तान थोड़ा अलग था और वहाँ पर सरकार थी, तालिबान नहीं था एक तरह से। तो वहाँ पर इसके मीटिंग को लेकर भारत की तरफ से सुषमा स्वराज वहाँ पर गई थी और वहाँ पर उन्होंने उस समय के जो प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ, उनसे यहाँ पर मुलाकात की थी। उस समय के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सरताज अजीज, उनसे भी मुलाकात की थी। और देखिए इसका असर क्या हुआ था। इसमें बोला गया 9 दिसंबर को कि भारत और पाकिस्तान जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया उसके तहत एक कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग इसको स्टार्ट किया जाएगा, ताकि दोनों देश के जो रिलेशंस हैं वो यहाँ पर नॉर्मल हो सकें। फिर उसके बाद अचानक से एक बहुत बड़ा सरप्राइज आया 25 दिसंबर को, जब PM मोदी पाकिस्तान में लैंड कर गए, लाहौर में लैंड कर गए और वहाँ पर उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात की। तो कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव माहौल था। ऐसा लग रहा था कि सालों की जो दुश्मनी है वो कहीं ना कहीं खत्म होकर दोस्ती में शायद बदल जाएगी। लेकिन आपको पता ही है कि पाकिस्तान में जिस तरह से सिस्टम वर्क करता है, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, जो चाबी होती
होती है वो वहाँ के आर्मी चीफ के पास होती है, वहाँ की आर्मी के पास। और वही हमें फिर से देखने को मिला कि यहाँ पर जिस तरह से भारत के ऊपर आतंकवादी हमले किए गए एक के बाद एक, इसकी वजह से लगातार दोनों देश के बीच के रिलेशंस वापस से खत्म हो गए। और भारत ने तो साफ साफ कह दिया कि जब तक यहाँ पर टेररिज्म का मुद्दा सॉल्व नहीं हो जाता, भारत बात नहीं करेगा। खैर, यहाँ पर देखिए, कई लोगों का ये मानना है कि जिस तरह से 2015 में सुषमा स्वराज जी का मीटिंग था, कुछ वैसा ही 2024 में भी हो सकता है। वापस से हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान जो डायलॉग है उसको स्टार्ट करने की कोशिश करें। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी आपको समझने की ज़रूरत है। हो सकता है क्योंकि ये एससीओ की मीटिंग है और इसमें देखिए चाइना, रशिया, बहुत सारे देश आपको देखने को मिलते हैं, तो एक कमिटमेंट भी होता है कि इतने बड़े ग्रुपिंग में इतने सारे जो पावरफुल कंट्रीज हैं उनके बीच में आप अपने आप को अलग नहीं रखना चाहोगे। भले ही ये मीटिंग यहाँ पर पाकिस्तान में हो रही है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, पिछले साल भारत ने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई थी, लेकिन वो वर्चुअली कराया था और उस समय शहबाज शरीफ ने भी वीडियो लिंक के माध्यम से उस मीटिंग को अटेंड किया था। सिर्फ यही नहीं, पिछले साल अगर आपको याद हो, मई 2023 में जो एससीओ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी गोवा के अंदर, उस समय बिलावल भुट्टो जरदारी जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं वो भारत दौरे पर आए थे। और मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के किसी फॉरेन मिनिस्टर का भारत में ये 12 साल में पहला विजिट था, तो जो अपने आप में काफ़ी मायने रखता है। तो हो सकता है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने पर्सन को, विदेश मंत्री को भेजा था, कुछ उसी प्रकार का जेस्चर भारत भी देना चाह रहा हो। मतलब कि ये जो विजिट है, हो सकता है कि यहाँ पर इससे ज़्यादा आपको कुछ देखने को ना मिले। मतलब कई लोग जो सोच रहे हैं कि यहाँ पर दोनों देश के रिलेशन शायद नॉर्मल हो जाएंगे, शायद वो अभी आपको देखने को नहीं मिले। क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि जब इसके बारे में अनाउंस किया जा रहा था भारत की तरफ से, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, उनसे यहाँ पर पूछा भी गया कि क्या इस विजिट के दौरान कोई बायलैटरल मीट का भी प्लानिंग है। तो इसको लेकर हमने अभी तक कंफर्म नहीं किया है। हमने यही बोला है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यही बोला है कि अगर कोई डेवलपमेंट होगा तो हम आपको उसके बारे में बताएंगे। और इसमें मैं आपको एक और चीज़ ऐड कर दूं कि एस जयशंकर साहब का ये जो विजिट है वो जस्ट एक फॉर्मल विजिट हो सकता है, इसमें बहुत कुछ नहीं निकलने वाला। क्योंकि जो मीटिंग है वो 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर दोनों समय है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि हो सकता है कि एक स्पेशल फ्लाइट लेकर एस जयशंकर साहब और जो पूरी टीम है वो 16 अक्टूबर को जाएगी सुबह और शाम तक वापस आ जाएगी। मतलब उसी दिन हम वापस भी लौट जाएंगे, ताकि यहाँ पर हम एक तरह से उस मीटिंग को भी अटेंड कर लिए, एससीओ का जो रिस्पेक्ट है वो भी यहाँ पर कर दिए, साथ ही साथ जो हमने दूरी बनाई है एक तरह से पाकिस्तान से, वो भी यहाँ पर मेंटेन रहेगा। खैर, इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, इस समय अगर आप देखोगे पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों लगे हुए हैं कि सार्क को रिवाइव किया जाए। आपको पता ही है, जो 8 देशों का समूह है सार्क, जिसके बारे में पहले काफ़ी चर्चा होती थी, अभी ये बहुत ज़्यादा ठंडे बस्ते में चला गया है। क्योंकि लास्ट यहाँ पर जो मीटिंग हुआ था वो 2016 में एक्चुअली पाकिस्तान में होना था, लेकिन ये अभी तक हो नहीं पाया है। तो यहाँ पर पत्रकारों ने सवाल भी पूछा कि जो इस समय मोहम्मद यूनुस और जो शहबाज शरीफ हैं, दोनों कोशिश कर रहे हैं कि सार्क को रिवाइव किया जाए। तो इसको लेकर भारत की तरफ से देखिए क्रिस्टल क्लियर जवाब दे दिया गया है कि यहाँ पर सार्क को रोकने वाला भारत नहीं है बल्कि पाकिस्तान है। बेसिकली यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि पहले जो सार्क की मीटिंग्स होती थी उसमें भारत ने बहुत कोशिश किया। जी हाँ, मैं आपको 1-2 एग्जांपल बताता हूँ। भारत ने काफ़ी कोशिश किया, जैसे कुछ सजेशन दिए इनिशिएटिव्स के, जैसे मोटर व्हीकल एग्रीमेंट हो गया, साउथ एशियन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड हो गया। आप सोचिए कितना कुछ हो सकता था। मोटर व्हीकल एग्रीमेंट के तहत जो एक रोड वगैरह थी पूरे साउथ एशिया से होकर गुजरती, सभी के ट्रेड के लिए फ़ायदेमंद होता, बहुत कुछ हो सकता था। जो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल ग्रिड की, पावर ग्रिड की, वो भी कनेक्ट हो जाती, सभी देशों को फ़ायदा मिलता। लेकिन हर एक इनिशिएटिव में जो भारत लेना चाहता था उसमें पाकिस्तान अड़ंगा डाल देता था, पाकिस्तान उसको रोक देता था। तो कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए अब देखिए, अगर भारत कहता कि चलो एक टेररिज्म कॉरिडोर बनाया जाए, एक आतंकवादी कॉरिडोर बनाया जाए, तब तो पाकिस्तान कहता हाँ हाँ ठीक है। लेकिन जो डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें पाकिस्तान कभी भी साथ नहीं देता है। और यही प्रॉब्लम है। इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो भारत ने क्या किया, जो सार्क वाला कॉन्सेप्ट था हमने भी उसको पीछे छोड़ दिया एक तरह से। और यहाँ पर जो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक में बेसिकली यहाँ पर म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, मतलब जो बे ऑफ बंगाल में आने वाले कंट्रीज़ हैं उन सबको हम इसके अंदर शामिल करते हैं और हम चाहते हैं कि उसको और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाया जाए।
तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर भारत की तरफ से क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया है सार्क को लेकर। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ। अगर आप भारत के पर्सपेक्टिव से देखो, आपको पता ही है कि आर्टिकल 370 जो हटा था 2019 में, उसमें वो अभी तक पाकिस्तान पचा नहीं पाया है और पाकिस्तान बार बार भारत को ब्लेम करता रहता है कि भारत ने आज़ादी छीन ली है, ये कर लिया है, वो कर लिया है। लेकिन रिसेंटली अगर आप देखोगे जो जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हुए हैं, मतलब कश्मीर के अंदर तो जिस रिकॉर्ड स्तर पर वोटिंग हुई है वो साफ दिखाता है कि यहाँ पर अब लोग और खुलकर वापस आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपने जो अधिकार हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले तो हार्डली क्या ही परसेंटेज हुआ करता था वोटिंग का, आप हम सबको पता है। तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए पॉजिटिव खबर है। और मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर का जो रिजल्ट है वो एस जयशंकर साहब का जो विजिट होगा पाकिस्तान का, उसके पहले ही आ जाएगा। तो वो हम भी काफ़ी कॉन्फिडेंस से जाएंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर का मुद्दा अब अलग हो चुका है, पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाना चाहिए। फिर इसके अलावा भी मैं आपको ये भी बता दूं कि जब ये अनाउंसमेंट हो रहा था भारत की तरफ से कि एस जयशंकर साहब पाकिस्तान जाएंगे, तो इसी बीच यहाँ पर एक और डेवलपमेंट हुआ। आपको पता होगा जाकिर नायक, जिसको भारत को तलाश है उसकी अभी, भारत चाहता है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में हेट स्पीच दिया हुआ है उसने भारत के प्रति, तो उसके केस में भारत जो है चाहता है कि जाकिर नायक को भारत लाया जाए। तो जाकिर नायक मैं आपको बता दूं वो अभी पाकिस्तान गया हुआ है और जोर शोर से पाकिस्तान उसका स्वागत कर रहा है, खूब खुलकर स्वागत कर रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है और भारत ने इस चीज़ को कहा है कि हम कंडेम करते हैं इस चीज़ को, हमें कोई सरप्राइज़ नहीं, हम जानते थे कि पाकिस्तान काफ़ी मिला हुआ है और जाकिर नायक जैसे लोगों को साथ देता रहता है। खैर, जाने से पहले मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं कि एससीओ की मीटिंग के बीच में पाकिस्तान में अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा इस समय आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। ये प्रोटेस्ट एक्चुअली जो इमरान खान की पार्टी के मेंबर्स हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। इमरान खान आपको पता ही होगा इस समय जेल के अंदर बंद हैं, तो यहाँ पर उनके पार्टी के वर्कर्स जो हैं वो इस्लामाबाद में पूरा रैलीज निकालने के लिए निकले थे। और इसको देखते हुए सोच के देखिए, पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद को लॉकडाउन करना पड़ गया ताकि इस रैली को, प्रोटेस्ट को रोका जा सके। बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ की सरकार को पैरामिलिट्री रेंजर्स को उतारना पड़ा। यहाँ पर जो कंटेनर्स वगैरह होते हैं ना, शिपिंग कंटेनर्स, उसको रोड पर रख दिया गया, हाईवेज पर रख दिया गया ताकि प्रोटेस्ट को रोका जा सके। तो काफ़ी गंभीर सिचुएशन है इस समय, इकोनॉमिक हालत हम सबको पता ही है। लेकिन खैर जो भी है, आई होप कि ये जो विजिट है जयशंकर साहब का, उसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो जो यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, इसका हेडक्वार्टर आपको कहां देखने को मिलेगा? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, कोई भी बैच 2026-27 कोई भी लेना चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।